क्लास में कवर कर दिया है। तो एसएचएम अपना कवर हो चुका है और अपना नया टॉपिक जो है वो तरंग स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है तरंग। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है अपना ये तरंग है, और तरंग को इंग्लिश में बोला जाता है वेव। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि जो वेव का मतलब है वो क्या होता है, और फिर वेव का आगे डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए भाई, वेव तरंग का मतलब होता है, तरंग जो होती है ना वो ऊर्जा संचरण की एक विधा है। ठीक है, ऊर्जा संचरण की एक विधा है। ऊर्जा संचरण का एक ऐसा तरीका है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर हो जाता है। तो ऊर्जा संचरण की ऐसी विधा जिसमें माध्यम के कण बिल्कुल गति नहीं करेंगे, माध्यम के कण अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। अब यहां पर माध्यम के कण अगर गति नहीं करेंगे, अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो अपनी जगह पर कुछ ना कुछ तो हलचल करेंगे, और वो करते हैं एसएचएम, सरल आवर्त गति। क्या करते हैं? सरल आवर्त गति करते हैं, एसएचएम करते हैं। तो देखो तरंग में क्या सिस्टम होता है। तरंग का जो सीन है वो क्या होता है? तरंग का जो सीन है वो ऐसा है कि इसमें एक तो ये रहेगा कि ये तरंग क्या है, ऊर्जा संचरण की एक विधा है। ठीक है, और जैसे मान लो कहीं पर भी मैं तरंग, सबसे पहले मैं तरंग गति के बारे में आपको बताता हूं। तरंग गति क्या है? तरंग गति, या फिर हम कहेंगे इसको वेव मोशन। तरंग गति या ये है अपना वेव मोशन। तो ये जो वेव मोशन है, ये ऐसा मोशन है या ऊर्जा संचरण की ऐसी विधा है जिसमें कण, माध्यम के जो कण होते हैं वो खुद गति नहीं करते, बल्कि अपनी जगह पे केवल वाइब्रेट होते हैं और ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो ये तरंग गति क्या है? ऊर्जा संचरण की विधा। ऊर्जा संचरण की विधा, ऊर्जा संचरण की विधा। और ये जो ऐसी विधा है, ये जो विधा का मतलब होता है एक मेथड, तरीका। ये ऐसी विधा है जिसमें माध्यम के कण कंपन नहीं, माध्यम के कण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो ऊर्जा संचरण की ऐसी विधा, ठीक है, जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करेंगे, लेकिन ऊर्जा एक जगह दूसरी जगह जाएगी। तो जिसमें क्या रहेगा? माध्यम के कण, माध्यम का कण अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। माध्यम का कण अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। कण अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, कण अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है भाई, तो ये वाली बात आपको समझनी है कि तरंग गति का मतलब क्या है। तो तरंग गति ऊर्जा संचरण की ऐसी विधा है जिसमें माध्यम के कण अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब देखो ऊर्जा संचरण के कई तरीके हैं। एक तो ये होता है कि जैसे मान लो कि ऊर्जा संचरण का एक तरीका तो ये होता है कि भाई जिसमें क्या होता है कि कण खुद गति करता है। जैसे मान लो अगर फायर की जाए कहीं पे, बुलेट से फायर किया जाए, तो बुलेट से जब फायर करोगे तो बुलेट के अंदर क्या होती है? बुलेट के अंदर एनर्जी होती है, तो बंदूक से निकलेगी, किसी दूसरी जगह पे जाके हिट करेगी। तो ऊर्जा बंदूक की गोली के संग जा रही है, ऊर्जा जो है वो गोली के संग ट्रांसफर हो रही है। तो वहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो रहा है और गोली का भी स्थानांतरण हो रहा है। गोली मतलब द्रव्यमान या कण का स्थानांतरण भी हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर जब हम बुलेट से फायर करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जब हम बुलेट से फायर करते हैं तो बुलेट से फायर करने पे क्या होगा कि कण के संग ऊर्जा भी जाती है। तो ऊर्जा के संग कण भी जाता है अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन तरंग गति ऐसी गति होती है जिसमें कण अपनी जगह पर ही रहेगा, कण अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे होगा। ये अपनी तरंग गति होती है।
अब तरंग गति जब होती है तो क्या होता है कि माध्यम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, माध्यम में एक डिस्टरबेंस होता है। तो तरंग का मतलब क्या है, ये तो तरंग गति हो गई। तरंग का मतलब क्या है कि तरंग जो है ना, वो तरंग क्या है, माध्यम में होने वाला एक डिस्टरबेंस है, माध्यम में होने वाला एक डिस्टरबेंस है, माध्यम में होने वाला एक विक्षोभ है, माध्यम में उत्पन्न होने वाला विक्षोभ। तो माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस। तो माध्यम में एक डिस्टरबेंस आ जाएगा, माध्यम में क्या आता है, डिस्टरबेंस आता है। तो माध्यम में जो डिस्टरबेंस आता है, यह डिस्टरबेंस ही क्या करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो माध्यम में होने वाला जो डिस्टरबेंस होता है, इसी डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। और यह डिस्टरबेंस जो होता है, यही ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। क्लियर? हाँ जी। तो तरंग का मतलब क्या होता है, माध्यम में होने वाला विक्षोभ। तो माध्यम में होने वाला एक डिस्टरबेंस होगा और उस डिस्टरबेंस की वजह से क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। लेकिन इस विक्षोभ में क्या रहेगा, कण का स्थानांतरण नहीं होगा। अब विक्षोभ होगा तो विक्षोभ जब होता है, डिस्टरबेंस जब होता है ना, तो डिस्टरबेंस के दौरान क्या होता है कि कण जो होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। तो यहां पर कण अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं, लेकिन कण क्या करेगा, कण केवल और केवल कंपन करेगा। ये जो कण रहेगा, ये केवल और केवल अपनी जगह पे कंपन करेगा। तो कण अपनी जगह पे केवल कंपन करेगा, कण अपनी जगह पे केवल कंपन करेगा, और कण अपनी जगह पे केवल कंपन करेगा। ठीक है, तो कण अपनी जगह पे कंपन करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और ये कण जब अपनी जगह पे कंपन करेगा, कण जगह अपनी जगह पे कंपन करेगा, तो कंपन करेगा तो डिस्टरबेंस आएगा, कंपन करेगा तो क्या आएगा, डिस्टरबेंस आएगा। कंपन करेगा तो क्या आएगा, डिस्टरबेंस आएगा, माध्यम डिस्टर्ब हो जाएगा। और माध्यम में जो डिस्टरबेंस आएगा, डिस्टरबेंस आएगा, और जो डिस्टरबेंस आएगा उसी को हम वेव कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। क्लियर है? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तरंग गति का मतलब क्या होता है, ऊर्जा संचरण की ऐसी विधा जिसमें माध्यम के कण अपनी जगह पे कंपन करते हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। ठीक है, और माध्यम के कण जब कंपन करते हैं तो माध्यम में एक डिस्टरबेंस आता है, और उसी डिस्टरबेंस को वेव कहते हैं, उसी डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। क्लियर है? तो तरंग का मतलब क्या होता है, माध्यम में उत्पन्न होने वाला एक डिस्टरबेंस। ठीक है, जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और वो डिस्टरबेंस जो होता है उसमें क्या रहेगा, कण जो होते हैं वो कंपन करेंगे, और कण जो है कंपन करेंगे, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। और कण जब कंपन करेंगे या तो एक डिस्टरबेंस आएगा, और उसी डिस्टरबेंस को तरंग कहेंगे। क्लियर है भाई? तो बस इतना ही आपको समझना है। तो यही तरंग का मतलब होता है। क्लियर है? तो ये तरंग का मतलब ये रहेगा। आगे बात करते हैं। अब यहां पर ये आता है कि भाई जैसे तरंग के प्रकारों की बारे में बात करते हैं, तरंगों का वर्गीकरण हम करते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पर ले रहा हूं, तरंगों का वर्गीकरण। देखो क्या रहेगा, अगर हम तरंगों का वर्गीकरण करते हैं, तरंगों का वर्गीकरण, तरंगों का वर्गीकरण आएगा, या इसको बोलेंगे तरंगों का क्लासिफिकेशन, तरंगों का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स अगर किया जाए, यहां पर वेव्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तरंगों का अगर हम वर्गीकरण करें, तो तरंगों का वर्गीकरण कई बेसिस पे किया जाता है, कई कंडीशंस पे किया जाता है। ठीक है, तो कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर हम तरंगों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला आधार तो ये होता है, सबसे पहला तो ये आता है कि तरंगों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर करते हैं। सबसे पहला आधार आता है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता, नीड ऑफ द मीडियम, माध्यम की आवश्यकता।
तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर अगर हम तरंग का वर्गीकरण करें, नीड ऑफ द मीडियम, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, तो अगर हम माध्यम की आवश्यकता के आधार पर देखें तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, तो भाई मेरे माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की जरूरत हो और एक ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, ये हमारा माध्यम की आवश्यकता हो गई, तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो आपकी तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक तरंगें होती हैं जिनके लिए माध्यम चाहिए, उनको बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। एक तरंगें वो होती हैं जिनके लिए माध्यम चाहिए, तो जिनके लिए माध्यम चाहिए उनको बोला जाता है यांत्रिक तरंग। तो ये होती है यांत्रिक तरंग जिनके लिए माध्यम चाहिए। ठीक है, और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें यह जरूर ध्यान रखेंगे कि इसके लिए माध्यम चाहिए, इसके लिए माध्यम चाहिए, इसके लिए माध्यम जरूरी है, इसके लिए मीडियम जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए माध्यम जरूरी है, बिना माध्यम के इसका संचरण नहीं होगा। माध्यम चाहिए, इसको माध्यम चाहिए, इसके लिए माध्यम जरूरी है यांत्रिक तरंगों के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है, इसके लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं। इसमें माध्यम हो तो भी चलेगा और माध्यम नहीं हो तो भी चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत चुंबकीय तरंगों का अगर कहीं संचरण करवाना है तो उसके लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। तो एक तो होती है यांत्रिक तरंगें जिनके लिए माध्यम चाहिए और एक होती है जिनके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, एक जो तरंगें होती हैं वो होती है, ये तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर हो गया। एक वर्गीकरण अपना जो रहेगा, एक वर्गीकरण अपना होता है ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर भी तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करती है और एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करती है और एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। तो ऐसे नाम आ जाएगा, एक ऐसी तरंग जिसके लिए माध्यम चाहिए, एक ऐसी तरंग जिसके लिए माध्यम नहीं चाहिए। ऐसे एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करेगी और एक ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण नहीं करेगी, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाएगी, ऊर्जा का संवहन नहीं होगा, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसी तरंग को क्या कहेंगे? तो देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी दो तरीके की तरंग आएंगी। यहां पर एक जो तरंग आएगी इसको कहेंगे प्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रगामी तरंग जो होती है वह ऊर्जा का संचरण करती है, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करती है। और एक होती है अप्रगामी तरंग जिसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग। तो अप्रगामी तरंग जो होती है वो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, अप्रगामी तरंग। तो अप्रगामी तरंग क्या करेगी? ऊर्जा का संचरण नहीं कर देगी। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हम कह सकते हैं कि प्रगामी तरंग जो होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोला जाएगा? प्रोग्रेसिव वेव। तो ये होती है प्रोग्रेसिव वेव। और ये जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करेगी, ऊर्जा का स्थानांतरण करेगी। और ये अप्रगामी तरंग जो होती है इसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। ठीक है, और ये होती है स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव जो होती है वो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करेगी, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट जो नहीं करती है वो अप्रगामी तरंग होती है।
अप्रगामी तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं? जैसे आप बांसुरी बजाते हो ना, तो बांसुरी बजाते हो तो जो बांसुरी जो होती है उसको ओपन ऑर्गन पाइप बोला जाता है, खुला ऑर्गन पाइप बोला जाता है। तो उसके अंदर जो अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें जो होती हैं वो अप्रगामी तरंग होती है। जैसे सितार का जो तार होता है, सितार के अंदर जो तार लगाया जाता है, ठीक है, या वीणा के अंदर जो तार होता है वह दो खूंटियों के बीच में फिक्स बना हुआ रहता है, तो उस तार में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अप्रगामी तरंगें होती हैं। क्लियर है? तो ये ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं, और प्रगामी जो तरंग होती हैं वो ऊर्जा का संचरण करती हैं। क्लियर है भाई? ऑलराइट, तो इसमें मैंने ऊर्जा पे लगा दिया क्रॉस निशान, मतलब ऊर्जा का संचरण नहीं करेगी और ये ऊर्जा का संचरण करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, अब देखो इससे आगे आता है माध्यम के कंपनों के आधार पर, माध्यम में कणों के कंपनों के आधार पर, माध्यम में कणों के कंपनों के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपनों के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर अगर हम देखें, कंपन के आधार, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर अगर देखा जाए तो इसके आधार पर अगर देखें, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर अगर देखें तो इस आधार पर भी तरंगें दो प्रकार की होती है, इस आधार पर भी तरंगें दो प्रकार की होती हैं। माध्यम के जो कण कंपन करते हैं, वो कण कंपन करने की दो विधाओं में, कंपन जो करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। जैसे मान लो एक तरंग ऐसे जा रही है तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, ठीक है, और एक होता है कि तरंग ऐसे जा रही है तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत भी कंपन कर सकते हैं। तो जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो वहां पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगें, उनको बोला जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगें। तो यहां पर एक तरंग आएगी अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य, इस पे तरंग आएगी अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। और दूसरी जो तरंग आती है इसी के आधार पर वो आती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, एक आती है अनुप्रस्थ तरंग और एक आती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या रहेगा? अनुदैर्ध्य तरंग में रहेगा माध्यम के कण जो होंगे वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, माध्यम के जो अणु रहेंगे वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, और इसमें क्या रहेगा? माध्यम के जो कण रहेंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसमें लंबवत कंपन करते हैं और इसमें दिशा में ही कंपन करते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लो तरंग ऐसे जा रही है, ये तरंग के जाने की दिशा है, तो माध्यम का कण क्या करेगा? इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करेगा। मतलब ये माध्यम का कण है तो ये कंपन करेगा यूं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो इस प्रकार की जो तरंग होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ये तरंग इधर को यूं जा रही है और कंपन यूं ऊपर नीचे हो रहे। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो ये माध्यम का कण है, ये माध्यम का कण है, तो ये ऐसे ही कंपन करेगा यूं, इस तरीके से, इस तरीके से ये माध्यम का कण हो गया और ये कंपन ऐसे करेगा, और तरंग संचरण की दिशा भी इधर ही है, तरंग भी इधर को ही जा रही है ऐसे ही हो, तो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं। जैसे तरंग इधर को जा रही है, तरंग ऐसे जा रही है और कंपन भी ऐसे ही हो रहे, तो इसका मतलब ये अनुदैर्ध्य तरंग है। और अगर तरंग ऐसे जा रही है और कंपन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्लियर? तो ये वाली बात होती है। एक होती है दिशा के आधार पर। अगर हम बात करते हैं दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के बेसिस पे, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, एक ही डायरेक्शन में संचरित होती हैं। तो कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिनका संचरण केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, उन तरंगों को बोला जाता है 1D वेव। और ऐसी तरंगें जिनका संचरण एक से ज्यादा दिशा में होता है, मतलब दो दिशाओं में होता है, वो होती है 2D वेव। और ऐसी तरंगें जिनका संचरण तीनों दिशा में होता है वो होती है 3D वेव। तो 1D, 2D और 3D, तो ये तीनों दिशाओं में इस तरीके संचरित होती है। तो दिशा के आधार पर तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है 1D, 1D का मतलब वन डायमेंशनल, एक विमीय तरंग, 2D मतलब द्विविमीय तरंग, और 3D मतलब त्रिविमीय तरंग। तो ऐसी तरंग जो केवल एक दिशा में ही संचरित होती है, जैसे कि रस्सी
रस्सी को आप जानते हो ना, जैसे मान लो आपने एक कोई वायर ले लिया और उस कोई कोई डोरी ले ली और डोरी को पकड़ के इस तरीके से हिला दिया, तो उसमें जो तरंग होती है वो केवल रस्सी के अनुदिश ही जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, तो वो वाली जो तरंग होती है उसको 1D बोला जाएगा। 2D जो तरंग होती है वो किसी पृष्ठ पर जाती है। पृष्ठ का मतलब है जैसे जल के पृष्ठ पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे मान लो आपने जल के अंदर जैसे कोई तालाब है, कोई जहां पे पानी भरा हुआ है और वहां पर आपने एक पत्थर डाल दिया, पत्थर डाल दोगे तो आप वहां पे देखते हो वहां पे जो विक्षोभ होता है वो पृष्ठ पे ऐसे चलता है सभी डायरेक्शन में, मतलब तालाब के किनार, तालाब का जहां तक किनारा होगा वहां तक जाएगा वो डिस्टरबेंस जो है, तो वो 2D वेव है। कैसा वेव है? 2D वेव। और जो ध्वनि तरंग होती है ना, जैसे आप कहीं पर भी बोलोगे, आप कहीं पर बोलो या कहीं पर भी स्पीकर चल रहा है या कहीं पर भी कोई जो आवाज निकल रही है, तो वो आवाज जो होती है वो 3D में सबरा जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, साइड में भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, आगे भी जाएगी, सारी दिशाओं में जाएगी। तो इसका मतलब वो 3D वेव हो गए। तो 3D वेव का मतलब होता है प्रकाश जो होता है वो 3D वेव है और ध्वनि जो है वो 3D वेव है, ठीक है, त्रिविमीय तरंग है। लेकिन जल के पृष्ठ पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो 2D होती हैं और किसी डोरी में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो 1D होती हैं। क्लियर? ऐसी तरंगें जिनमें तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन होते हैं उनको अनुदैर्घ्य कहते हैं, और ऐसी तरंगें जिनमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, ठीक है। और आप्रगामी तरंगें जो होती है जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, उनको आप्रगामी तरंग बोला जाता है। और ऐसी तरंगें जो ऊर्जा का संचरण करती हैं उनको प्रगामी तरंगें बोला जाता है, ठीक है। और माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की जरूरत होती है उनको यांत्रिक तरंगें कहा जाता है, और ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हो। क्लियर है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, ओके। तो ये मैंने पूरा तरंगों का वर्गीकरण आपको बता दिया। तरंग का मतलब क्या होता है? ऊर्जा संचरण की ऐसी विधा जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, केवल अपनी जगह पे ही कंपन करते हैं, और माध्यम में उन कंपनों की वजह से विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और उस डिस्टरबेंस को ही तरंग कहते हैं। और तरंगों का वर्गीकरण इस तरीके से किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे मैंने यहां पे ये बताया कि यहां पर माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर जो तरंगें होती है ना वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि भाई कंपनों के आधार पर जो तरंग होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो मैं पहले अनुप्रस्थ तरंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पहले अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है ये आपकी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। इंग्लिश में अगर इसको बोलोगे तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। ये होती है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। देखो, अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है? ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत कंपन कैसे करते हैं? जैसे मान लो तरंग जो है वो इधर को जा रही है, तरंग के संचरण की जो दिशा है, तरंग के संचरण की दिशा इस तरीके से हो गई, तरंग के संचरण की दिशा ये हो गई, तो ये तरंग के संचरण की दिशा है, ये वाली तरंग के संचरण की दिशा है। और माध्यम के कण जो है वो कंपन कैसे करेंगे? माध्यम के कण जो है वो कंपन करेंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करते हैं, ऐसे कंपन करेंगे। ये माध्यम का एक कण कंपन कर रहा है, ये दूसरा कण कंपन कर रहा है, ये तीसरा कण कंपन कर रहा है, ये अगला कण कंपन कर रहा है। तो इस तरीके से जो कण है वो कंपन कैसे करेंगे? कण जो है वो कंपन करेंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो आपको पता है कि तरंग है तो तरंग में कण कंपन ही कर सकते हैं, गति तो नहीं कर सकते। तो कण जो होते हैं वो कंपन करते हैं इस तरीके से। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अगर कंपन होते हैं ना 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली किस पे हो रहे हैं? 90 डिग्री पे। तो ये जो हो रहा है यहां पर, ये क्या है? कंपन। तो ये कंपन है, तो कंपन जो हो रहा है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहा है, ये हो रहा है वाइब्रेशंस, ऑसिलेशन। और ये क्या है? ये वाला जो तीर है ये क्या है? तरंग के संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तरंग के संचरण की दिशा है, तरंग के संचरण की डायरेक्शन, तरंग के संचरण की दिशा। तो ये जरूर आप याद रखें। तो तरंग के संचरण की दिशा के अगर लंबवत कंपन हो रहे हैं तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। और आपको बता देता हूं मैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है ना, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो द्रवों और गैसों के अंदर नहीं बनती,
द्रवों और गैसों के अंदर प्रोपगेट नहीं करती है। या तो जल के पृष्ठ पर या द्रव के पृष्ठ पर प्रोपगेट हो सकती है या ठोसों में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो या तो जल के पृष्ठ पर चल सकती है और या फिर ठोसों के अंदर होती है। तो ये वाली जो तरंग अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें जब प्रोपगेट करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों का जब संचरण होता है तो इनका जो संचरण होता है, ये जो तरंग है इनमें कंपन तो ऐसे होंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ये बात क्लियर है। दूसरी बात इसमें ये रहेगा, कंपन जो होंगे वो कैसे होते हैं, कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो कंपन जो रहेंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत। तो इसमें जो कंपन होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, लंबवत। ओके, ऐसा होता है। तो ये कंपन हो रहे हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें ये होती है, एक पॉइंट इसमें ये आएगा कि यहां पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो कंपन होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो कंपन हो रहे हैं, तरंग की संचरण की दिशा इधर है एक्स में तो कंपन वाई में हो रहे हैं। ठीक है, या कंपन जेड में हो रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो तरंग अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो कहां उत्पन्न होती हैं, या तो ठोसों में उत्पन्न होती है या द्रव के पृष्ठ पर। या तो कहां उत्पन्न होंगी, ये तरंगें जो उत्पन्न होंगी ये ठोसों में उत्पन्न होंगी या द्रव के पृष्ठ पर। ठीक है, या फिर द्रव के पृष्ठ पर ये उत्पन्न हो सकती है। ये वाली जो तरंगें हैं ये या तो ठोसों में उत्पन्न होंगी या द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न होती है। तो जल के पृष्ठ पर जो तरंगें उत्पन्न होती है ना वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ठीक है, और या फिर ये ठोसों में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा। अब देखो इसमें एक बात ये रहेगी कि तरंग संचरण, ये अनुप्रस्थ तरंग जो होती है इस तरीके से आएगा, जब अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है ना, अनुप्रस्थ तरंगों का जो संचरण होता है, जब संचरण इनका होता है तो इनका जो संचरण होता है वो सरंग और गर्त के रूप में होता है। देखो कैसे, इसमें क्या रहेगा कि जब तरंग संचरित होती है, जैसे मान लो तरंग इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली तरंग संचरण की दिशा है, तो इसमें तरंग का जब संचरण होता है तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से माध्यम के जो कण कंपन करते हैं ना, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट बनता है, इस तरीके का एक प्रारूप दिखाई देता है, ऐसा करके एक प्रारूप दिखाई देता है इस तरीके से। तो इस तरीके का जो प्रारूप दिखाई देता है ये प्रारूप तरंग को व्यक्त करता है। ये प्रारूप जो है वो किसका प्रारूप है, ये तरंग का प्रारूप है, ये तरंग का प्रारूप होता है। तो इस तरीके से तरंग का प्रारूप दिखाई देता है। तो ये जो तरंग का प्रारूप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो तरंग का प्रारूप आपको दिखाई देगा, इस तरंग के प्रारूप में क्या होता है कि ये बीच वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति से ऊपर जो आता है इसको बोला जाता है, ये जो ऊंचाई आ रही है इस ऊंचाई वाले भाग को बोला जाता है श्रृंग, इसको बोला जाता है श्रृंग। और ये जो गड्ढा आ रहा है इस गड्ढे को बोला जाता है गर्त। तो ये होता है गर्त, और ये क्या हो गया, ये हो गया श्रृंग, श्रृंग, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा गर्त। तो इसको बोला जाता है क्रिस्ट एंड ट्रफ। तो श्रृंग को बोलते हैं क्रिस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये होता है ट्रफ और इसको बोला जाता है क्रिस्ट। तो क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, श्रृंग और गर्त के रूप में इसका संचरण होता है। तो आप याद रखोगे कि अनुप्रस्थ तरंग का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है, अनुप्रस्थ तरंग का जो संचरण होता है वो श्रृंग और गर्त के रूप में होता है, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। श्रृंग और गर्त के रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, श्रृंग और गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है। श्रृंग और गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है। ठीक है, इसमें यह आती है। अब इसमें एक बात यह आती है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक प्रकाश भी आता है। ठीक है, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें है ना, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो सभी की सभी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अब वो कैसे है वो मैं आगे भी बताऊंगा। तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू विद्युत चुंबकीय तरंगे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सभी की सभी ट्रांसवर्स नेचर की है, मतलब अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये नेचर में कैसी होती हैं, प्रकृति में कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये अनुप्रस्थ प्रकार की ही होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कंफर्म है अनुप्रस्थ होती है। ओके, तो ये वाली बात। अब यहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे करके आते हैं कि यहाँ पर ये जो जैसे है ना सुरंग और गर्त ये बन रहा है, तो ये जो सुरंग का ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है, इसको कहते हैं आयाम, इसको कहते हैं कण का आयाम, अधिकतम विस्थापन। और ये वाला क्या है, अधिकतम विस्थापन, तो आयाम ये रहेगा। और यहाँ पर नीचे को रहेगा इस तरीके से अधिकतम विस्थापन, तो ये इसका आयाम होता है। ये क्या होता है, आयाम। तो अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इस ग्रीन वाली लाइन को बोला जाता है माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से कण जब कंपन करता है ना, तो उसका जो अधिकतम विस्थापन आता है उसको आयाम कहते हैं। और आयाम का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको सुरंग बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये सुरंग बिंदु हो गया। तो आपको पता है ये तरंग जो है ना, अब आप इस तरंग को देखो, ये तरंग जो है ना वो यहां से लेके यहां तक इस तरीके से चक्कर लगा रही है ऐसे करके। तो जब ये कंपन होते हैं, तरंग इस तरीके से प्रोपेगेट होती है, तो तरंग जब ऐसे प्रोपेगेट होगी तो इसमें ये रहेगा कि यहां तक, इस वाले बिंदु से लेकर के और इस वाले बिंदु तक, यहां तक इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। यहां पर इसका एक राउंड पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद में ये इसका दूसरा राउंड है। तो ये वाली जो यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह तक इसका जो है ना, ये इसका एक राउंड होता है, एक चक्कर होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां से यहां तक इसका एक चक्कर पूरा होता है, इस जगह से लेकर के और इस जगह तक। ये अपना एक साइकिल पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो ये अपना एक चक्र है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये अपना एक चक्र है। तो ये एक चक्र है या वन साइकिल इसको बोल सकते हैं, एक चक्र है या वन साइकिल कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक वन साइकिल है। अब यहां से ये यहां पे बताएं तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा साइकिल हो जाएगा, ये टू साइकिल हो जाएंगे, इसको बोला जाएगा टू साइकिल। तो ये आपका सेकंड नंबर का साइकिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आपका सेकंड साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड साइकिल इस तरीके से, तो इसको बोला जाएगा सेकंड साइकिल। तो ये भी एक चक्र है और ये भी एक चक्र है। तो इस तरीके से हम कहेंगे, देखो यहां से चली, इस जगह पे चली और ऐसे गई ऊपर, फिर वापस नीचे आई और यहाँ पे आ गई, तो ये एक साइकिल हो गया। फिर यहां से चली, फिर ऐसे चली और फिर वापस यहाँ पे आ गई, ये एक साइकिल हो गया। तो ये एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल में ये जितना डिस्टेंस कवर करती है, एक साइकिल में ये जितना डिस्टेंस कवर करती है, जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। ये एक साइकिल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी ना यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस कवर करती है, इस वाली दूरी को बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। तो इसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो लैम्बडा का मतलब क्या होता है, ये होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, किसी भी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। तो एक साइकिल पूरा करने में, मतलब यहां से चला और वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्बडा का मतलब होता है वेव लेंथ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेव लेंथ, वेव की लंबाई। तो एक चक्र में तरंग की जो लंबाई होती है उसको उसकी तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्लियर है, तो ये तरंग दैर्ध्य होती है। ऐसे यहाँ पे भी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, एक चक्र अगला भी है उसमें तो हर एक चक्र में एक तरंग दैर्ध्य होती है, तो ऐसे भी कहा जाता है। एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि यहां पर इस तरीके देखिए यहां पे ये रहेगा कि ये दो क्रमांगत सुरंग है। देखो यहां पर ये पहला सुरंग है, इसके बाद में ये जस्ट अगला सुरंग आ रहा है। तो दो क्रमांगत सुरंगों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये भी तरंग दैर्ध्य के बराबर ही आती है। दो क्रमांगत सुरंगों के बीच की जो दूरी होती है ये भी तरंग दैर्ध्य के बराबर ही आती है। या दो क्रमांगत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, दो क्रमांगत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है ये भी तरंग दैर्ध्य के बराबर ही आती है। ठीक है, तो यह दो क्रमांगत गर्तों के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर के
और यहां तक की जो दूरी होती है ये भी तरंग दैर्ध्य ही कहलाती है। तो दो क्रमांगत गर्तों या दो क्रमांगत सुरंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य ऐसे भी लिखी जाती है, या फिर तरंग दैर्ध्य को ऐसे लिखा जाता है कि एक पूरे चक्कर में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, एक पूरे चक्कर में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्लियर है? तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या देखने को मिलेगा? सुरंग और गर्त देखने को मिलेगा। दो क्रमांगत सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। ये आपकी तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। या फिर एक पूरे चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो, यहां पर अगर समय की बात करें तो यहां पर समय होता है t बराबर 0 और यहां पर समय होता है t बराबर 0। यहां पे अगर हम समय की बात करें तो समय जो होता है ना वो यहाँ पे t बराबर 0 होगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पे जो समय है वो है t बराबर 0, इस जगह पे t बराबर 0 है, तो इस जगह पे t बराबर t आ जाएगा। इस जगह पे इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा? t बराबर कैपिटल T आ जाएगा। तो ये कैपिटल T बराबर कैपिटल T आ रहा है इस वाले बिंदु पर, तो ये वाले बिंदु पर आ गया। मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो कैपिटल T जो रहेगा वो आवर्तकाल रहेगा। यहां तक कितना समय लगेगा? इस वाले बिंदु तक कितना समय लगेगा? इस वाले बिंदु तक लगेगा t/2 समय। इस वाले बिंदु तक क्या लगेगा? t/2। तो ये आधा आवर्तकाल हो गया। तो आधे आवर्तकाल में ये ऊपर तक रहेगा, फिर आधे आवर्तकाल में नीचे जाएगा, फिर ये पूरा यहां तक आ जाएगा। तो ये वाली जो समय लगता है, मतलब यहां से चलने में यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको इसका आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो ये रहे। ओके बच्चों, अब इसमें एक बात ये आती है कि आवृत्ति के बारे में और आती है। आवृत्ति क्या होती है? तो इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या आवर्तकाल कहलाती है। तो देखो, एक आवर्तकाल में कितने चक्कर लग रहे हैं? t बराबर 0 से लेके t बराबर कैपिटल T तक एक आवर्तकाल में जो चक्कर लग रहे हैं वो एक लग रहा है। तो एक आवर्तकाल में एक चक्कर होता है, तो इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को यहाँ पर, आवृत्ति जो आती है ना, आवृत्ति को यहाँ पे f से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवृत्ति बराबर होती है 1/में आवर्तकाल। 1/में आवर्तकाल। अब इसकी परिभाषा कैसे? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चक्कर कितने समय में लग रहा है? एक आवर्तकाल में, कैपिटल T 0 से लेके कैपिटल T तक एक आवर्तकाल हो रहा है। एक आवर्तकाल में कितना चक्कर लग रहा है? एक चक्कर लग रहा है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे परिभाषा क्या लिख ली? F बराबर 1/T। 1/T का मतलब क्या है? जो चीज को नीचे लगा देते हैं ना, नीचे जो T को लगा दिया उसको बोला जाएगा इकाई। तो इसको बोला जाएगा इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो ऊपर जो 1 आ रहा है वो क्या है? चक्करों की संख्या, और नीचे क्या आ रहा है? T, कैपिटल T का मतलब आवर्तकाल। तो इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल की उल्टी होती है। आवृत्ति बराबर क्या होती है? 1/T। आवृत्ति बराबर क्या आती है? 1/T। आवृत्ति बराबर क्या आएगी? 1/T। क्लियर है? तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में डिस्कशन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, देखिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अपन अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग को इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये होता है अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के ही अनुदिश कंपन करते हैं। माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं। जैसे मान लो तरंग का संचरण ऐसे हो रहा है, ये तरंग संचरण की दिशा हो गई। तो तरंग का संचरण इस तरीके से हो रहा है, ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा। तो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करेंगे। तो ये माध्यम के कण है। जैसे मान लो ये अपने पास माध्यम का कण हो गया, तो ये माध्यम का कण जो हो जाएगा वो इस तरीके से कंपन करेगा, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश। तो तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन होते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं? कंपन हो रहे हैं। तो ये कंपन किसके हो रहे हैं? माध्यम के कणों के। और ये जो कंपन होते हैं, ये जो कंपन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश।
तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन हो रहे हैं। तो तरंग संचरण की दिशा में अगर कंपन होते हैं तो ये वाले जो कंपन होंगे, यहां से जो तरंग उत्पन्न होगी वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ठीक है। अब इसमें एक बात पता है क्या आती है, इसमें एक बात ये आती है कि जब ये इस तरीके कंपन होते हैं तो ऐसी तरंग देखने को मिलती है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बता सकता हूं कि जैसे मान लो कोई भी आपके पास एक स्प्रिंग है, कोई भी आपके पास क्या है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को जब, अगर कोई स्प्रिंग को मैं यहां पे रख देता हूं और उसको एक साइड से पकड़ के खींच दिया जाए, दबा दिया जाए, तो स्प्रिंग के कंपन जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से। तो देखो इसमें क्या रहेगा कि ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के कुछ स्थानों पर आप देखो, यहां पर ये जो स्थान है ना, इन स्थानों पर आप देखो, ये वाले जो स्थान है, इन स्थानों पर स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो बिल्कुल पास पास आ गए हैं। ठीक है। और इस स्थान पर स्प्रिंग के छल्ले जो है वो दूर दूर है, इस स्थान पर स्प्रिंग के छल्ले जो है वो दूर दूर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे वहां पर बन रहा था सुरंग और गर्त, इसमें क्या होता है जब ये तरंग ऐसे जाएगी, तरंग यहां से लेके यहां तक जा रही है, तरंग इधर को जा रही है, और कंपन जो हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो रहे हैं। जब अनुदिश कंपन होंगे तो एक बार ये छल्ले पास पास आएंगे और एक बार ये छल्ले दूर दूर जाएंगे। तो जब ये छल्ले पास पास आते हैं ना, तो उस वाली सिचुएशन बनता है संपीड़न। तो यहां पर होगा संपीड़न। तो ये संपीड़न के क्षेत्र यहां पे बनते हैं, तो इसको बोला जाता है संपीड़न। तो ये संपीड़न की स्थिति आती है। और ये वाली जो स्थिति आती है, ये वाली स्थिति आती है विरलन की स्थिति, तो इसको बोला जाता है विरलन। ठीक है। और इसको भी क्या बोला जाएगा, विरलन आएगा। इस तरीके से इसको विरलन बोला जाएगा। तो जब दूर दूर होते हैं तो विरलन होता है, तो जब कण दूर दूर होते हैं तो विरलन होता है, और जब कण पास पास होते हैं तो संपीड़न होता है। तो संपीड़न को क्या बोला जाएगा, संपीड़न है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंप्रेशन। इसको कंप्रेशन भी बोला जाता है। और ये जो विरलन होता है, इस विरलन ये कंप्रेशन होता है, और विरलन को बोला जाता है आपका रेयरफैक्शन। विरलन को हम रेयरफैक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये रेयरफैक्शन होता है। तो रेयरफैक्शन में क्या रहेगा कि कण जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे, और जो संपीड़न होगा उसमें कण जो होंगे वो पास पास होंगे। तो संपीड़न में क्या होता है, संपीड़न वाली स्थिति में घनत्व का मान ज्यादा होता है। संपीड़न वाली स्थिति में घनत्व का मान ज्यादा आएगा। घनत्व का मान ज्यादा आने का मतलब कण पास पास होते हैं। और विरलन वाली स्थिति में क्या होता है, विरलन वाली स्थिति में घनत्व का मान कम होता है। घनत्व का मान कम होता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि कण जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे। कण दूर दूर रहेंगे, तो कण दूर दूर है तो घनत्व कम होगा, और पास पास है तो घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में होता है। तो हम इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण होगा, अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण होता है वो किस रूप में होगा, संपीड़न और विरलन के पदों में होगा। ठीक है। संपीड़न और विरलन के पदों में होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण, अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण होगा वो, अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण होगा वो किस रूप में होगा, संपीड़न और विरलन के पदों में होता है, या संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण होगा वो संपीड़न और विरलन के पदों में होगा, यह संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। और संपीड़न और विरलन कैसे बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं, संपीड़न और विरलन। ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, खास बात, इसमें संपीड़न और विरलन होता है। इसमें जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर सुरंग और गर्त बनते हैं, सुरंग और गर्त बनते हैं। लेकिन आप गौर से देखो, सुरंग के बाद में क्या आ रहा है, गर्त, गर्त के बाद में क्या आ रहा है, सुरंग, सुरंग के बाद में क्या आ रहा है, गर्त। तो ये एकांतर क्रम में आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं। ठीक है। ऐसे उसमें क्या रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा,
इसमें भी संपीड़न और विरलन जो आएंगे वो एकांतर क्रम में आएंगे, ये जरूर ध्यान रखना। संपीड़न और विरलन जो होते हैं वो एकांतर क्रम में होते हैं। इसमें क्या होता है, श्रृंग और गर्त जो होते हैं वो एकांतर क्रम में होते हैं, एक के बाद एक आता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अब इसमें क्या रहेगा कि इसमें दो संपीड़न और दो विरलनों के बीच, मतलब इस तरीके से कह सकते हो कि इसमें दो क्रमांगत विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। दो क्रमांगत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, या दो क्रमांगत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें ये जो तरंगें होती हैं, ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ये सभी चीजों में उत्पन्न हो सकती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस सभी में उत्पन्न होती है। ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम से होकर इनका संचरण होता है, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। सभी माध्यम में इनका संचरण हो सकता है। सभी माध्यम में इनका संचरण हो सकता है, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। बस इनका संचरण जो होगा वो किस रूप में होगा, संपीड़न और विरलन के पदों में होगा। ठीक है, तो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। आपको बता दें कि ध्वनि जो है ना, ध्वनि के बारे में अगर बात करें तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है वो कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य। जैसे आपने देखा विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी है, अनुप्रस्थ, तो ध्वनि कंपलसरी है कि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। बांसुरी जो होती है, खुला आर्गन पाइप होता है, बंद आर्गन पाइप होता है, रेजोनेंस ट्यूब होती है, उन सब में जो तरंगें आती है वो सभी जो तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। बांसुरी के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। खुले ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप में भी कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो ये सभी तरंगें जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए भी माध्यम चाहिए, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है। तो माध्यम चाहिए, क्यों चाहिए माध्यम, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के संचरण नहीं हो सकती। आपको पता है अगर लोहे के लिए और वायु के लिए चेक किया जाए तो लोहे में ध्वनि तरंगों का संचरण ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा तेजी से होता है। आगे बात करें तो ये इस तरीके से रहेगा। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में अपना डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब देखो इससे आगे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर हम बात करें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बात करें, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे खास बात क्या है इसकी, माध्यम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात यह आएगी, इसके लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की नीड नहीं है। माध्यम होगा तो भी चलेगा और माध्यम नहीं होगा तो भी चलेगा। तो माध्यम की कोई नीड नहीं है, माध्यम कोई आवश्यक नहीं है। सबसे खास बात तो ये होती है, इसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक और एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक, और ये है वेव। तो ये वाली जो तरंग होती है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं ना, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें इस प्रकार की जो तरंगें होती हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बी वेक्टर के जो कंपन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन और बी वेक्टर के जो कंपन होते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो आपस में भी लंबवत होते हैं, कंपन आपस में भी लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। आपस में भी लंबवत होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब आप सोच के देखो, लंबवत होता है,
हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि भाई अनुप्रस्थ तरंगें कैसी तरंगें होती है? अनुप्रस्थ तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। देखो, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, लेकिन ये जो तरंगें हैं विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं उनमें माध्यम ही नहीं है। उनमें माध्यम नहीं है तो माध्यम के कण कंपन नहीं कर रहे, माध्यम के कण कंपन नहीं कर रहे, लेकिन कंपन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं, और वो कहां करते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र का जो अधिकतम मान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान से ज्यादा होता है, और कितने गुना होता है? प्रकाश की चाल के गुना होता है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें जो रिलेशन होता है वो ये रहता है E नॉट बराबर B नॉट इंटू सी। तो ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, और ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। ये होता है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। इसको कह सकता हूं मैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। तो ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान हो गया, और ये किसका मान है? ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। ये किसका मान हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। और यहां पर सी क्या होती है? ये सी जो है ना, ये सी होती है प्रकाश की चाल। सी क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। तो ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसमें ये तीन चीजें होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंपन करते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। अब आप सोचो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऐसा रहता है, इसमें तीन दिशाओं के बारे में बात करते हैं, तीन दिशाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें तीन दिशाएं होती है इस तरीके से। देखो, ये वाली डायरेक्शन होगी एक्स, ये वाली डायरेक्शन होगी, जैसे ये वाली डायरेक्शन होगी वाई, ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन होगी जेड, ये इस तरीके से। तो इसमें तीन दिशाएं हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो तीन दिशाएं हो गई, एक होगी एक्स डायरेक्शन, एक हो गई वाई डायरेक्शन, और एक हो जाएगी जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तरंग संचरण जो होता है ना, वो मान लो एक्स दिशा में हो रहा है, तो एक्स दिशा में तरंग संचरण हो रहा है, एक्स दिशा में अगर एक्स दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है, एक्स दिशा में तरंग जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं ना, वो वाई दिशा में होते हैं। विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होंगे वो वाई दिशा में होंगे, और जेड दिशा में जो कंपन होंगे वो होंगे चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होंगे वो जेड दिशा में, ठीक है। और ये जो कंपन होते हैं वो समान कला में ही होते हैं, ठीक है, समान कला में होते हैं। इस तरीके से होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन जिस जगह पर मैक्सिमम होता है, वहीं चुंबकीय क्षेत्र का कंपन भी मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन जिस जगह पे जीरो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन भी उस जगह पे जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपन होंगे वो इस तरीके से हो गए, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन ऐसे होते हैं इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन हो गए। और मैग्नेटिक फील्ड के कंपन होते हैं वो जेड दिशा के पैरेलल आते हैं। जेड दिशा के पैरेलल कैसे होंगे? ये इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन में आएंगे, जेड दिशा के पैरेलल। तो इस तरीके से जो कंपन होंगे, तो ये इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से कंपन होता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपन हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपन हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन ऐसे होते हैं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम बनेगा वो इसी पॉइंट पे बनेगा, इस वाले बिंदु से ये ऐसे मिला दोगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर यहाँ पे विस्थापन ये हो रहा है, तो इसके संगत ही यहां पर विस्थापन मैग्नेटिक फील्ड का आएगा इस तरीके से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का विस्थापन यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का विस्थापन इसके संगत इस तरीके से आएगा, यहाँ पर ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का विस्थापन यहाँ पे जीरो हो रहा है, इस वाले बिंदु पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी जीरो आएगा। इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपन है वो मान लो इस तरीके से हो गया, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन हो गया, तो इसके संगत मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपन आएगा इसके संगत, वो इस तरीके से आएगा, इसी के संगत आएगा। अगर इसका मैक्सिमा है तो इसका भी मैक्सिमा ही आएगा, ठीक है। और अगर इसका ये इसका कम वैल्यू है, जैसे मान लो ये वाला वैल्यू है इसका, तो ये इसका छोटा वाला वैल्यू है, ठीक है, ये छोटा कंपन है, तो इसके संगत भी इस तरीके का कंपन आए,
इसका कंपन भी इसके संगत इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर है, यहां पर इसका आ गया, तो ऐसे ही इसका आ जाएगा यहां पर। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये समान कला में कंपन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तीनों दिशाएं लंबवत है, देखो एक्स वाई जेड, तो तीनों दिशाएं एक दूसरे के लंबवत है। तो इसका मतलब इसमें तीनों चीजें जो होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये वाली बात होती है। इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, ये है। अब आप देखो ये तीनों लंबवत होते हैं, अतः हम ये कंपलसरी रूप से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना वो नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ। तो आपसे कोई पूछे बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो रहेगी वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसमें ये जरूर ध्यान रखना है। विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है वो 7 टाइप्स की होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो 7 टाइप्स की होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो 7 टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है, 7 टाइप्स की। सबसे पहले जैसे हम बात करें कि जैसे एक्सरे बात करें ना, जैसे सबसे पहले होता है गामा रे, इनको अंतरिक्ष किरणें बोला जाता है। तो गामा रे हो गया, ठीक है, एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप होता है एक्सरे, तो एक्सरे दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट, यूवी रे, तो ये अल्ट्रावायलेट हो गया, यूवी रे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। ठीक है, और इससे अगला जो होता है वो होता है दृश्य प्रकाश। ये होता है दृश्य प्रकाश, या दृश्य प्रकाश बोला जाए या फिर इसको विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, और अगला वाला होता है इसका इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड या इसको बोला जाता है अवरक्त तरंग। और फिर इससे अगला वाला होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, अगला वाला होता है माइक्रोवेव या इसको बोला जाता है सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव्स या फिर इसको क्या बोला जाएगा, सूक्ष्म तरंग। तो ये सूक्ष्म तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव। ओके, तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोवेव। तो इसको माइक्रोवेव बोला जाएगा या फिर इसको सूक्ष्म तरंगें बोला जाएगा। और इससे अगला वाला होता है रेडियो वेव, रेडियो तरंगें। तो ये इसको रेडियो तरंगें बोला जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो 7 टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप की होती है, 7 टाइप। देखो गामा रे, एक्सरे 2, यूवी रे 3, दृश्य प्रकाश 4, इंफ्रारेड 5 और माइक्रोवेव 6 और रेडियो वेव 7। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो 7 प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। अब इसमें क्या रहेगा कि इसमें ये वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, ये वाली जो तरंगें होती हैं, ये गामा रे जो होती है, इनकी एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होता है, इनकी आवृत्ति का मान सबसे ज्यादा होता है और इनकी तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम होता है। तो यहाँ पे मैं तरंग दैर्ध्य बताया अभी आपको, तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मिनिमम होती है। इसके लिए जो लैम्डा होती है वो मिनिमम होती है, लैम्डा इसके लिए सबसे कम लिखा जाता है। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम। ठीक है, और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कहां से कहां तक होती है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी जो परास होती है वो होती है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, या 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। तो इसकी जो परास होती है वो होती है 380 से 780 नैनोमीटर। तो ये मैंने नैनोमीटर में लिखा है, नैनोमीटर में ये होता है। अगर एंगस्ट्रम में लिखोगे तो 3800 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। और इसमें ये जो होता है, ये जो होता है, ये 380 जो होता है वो रेड, ये जो रहेगा, ये बैंगनी रंग के लिए होता है, ये वॉयलेट कलर के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। और ये जो रहेगा ये बैंगनी रंग के लिए लिखा जाएगा, ये किसके लिखा जाएगा, बैंगनी कलर के लिए। तो ये बैंगनी रंग के लिए लिखा जाएगा। और ये जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा आपका
ये जो लिखा जाएगा 780 वो लिखा जाएगा लाल रंग के लिए। तो लाल रंग के लिए अगर हम चेक करें तो लाल के लिए जो होता है वो 780 होता है और बैंगनी के लिए 380 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप की होती है। आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये पूछा जाएगा, मान लो दृश्य प्रकाश जो है, बताइए दृश्य प्रकाश कैसी वेव है? सबसे पहली बात ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नहीं है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? दृश्य प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपसे पूछा जाएगा इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड को क्या बोला जाता है? अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगे कैसी तरंगे हैं? माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे कैसी तरंगे हैं? रेडियो तरंगे कैसी तरंगे हैं? ठीक है, और यह है अल्ट्रावोलेट, अल्ट्रावोलेट को बोला जाता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें ये कैसी तरंगे हैं? एक्सरे, एक्स किरणें जो हम हड्डी वड्डी टूट जाती है हमारी एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहां पर जो एक्सरे काम में ली जाती हैं वो किरणें कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रे कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन सब की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये जरूर ध्यान रखें, इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। इसमें कौन कौन सी चीज कंपन करती है? इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं। तीनों की दिशा क्या होती है? आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए एक्सरे के लिए माध्यम की जरूरत है? नहीं है। गामा रे के लिए है? नहीं है। दृश्य प्रकाश के लिए है? नहीं है। दृश्य प्रकाश के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, निर्वात में भी चल सकता है। इंफ्रारेड के लिए है? नहीं है। ठीक है, इसके माइक्रोवेव के लिए है? नहीं है। रेडियो वेव के लिए नहीं है। इन किसी के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो ये सभी जो तरंग हैं आपकी वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो प्रगामी तरंगें हैं, ये ऊर्जा का संचरण करती हैं। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, बताइए एक्सरे जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है? तो यस विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या ये प्रगामी तरंग है या नहीं है? यस ये प्रगामी तरंग भी है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुम्बकीय तरंगें जितनी भी हैं वो सभी अनुप्रस्थ तरंग भी हैं और कैसी तरंग है? प्रगामी तरंग है। ये प्रोग्रेसिव वेव है। ये कैसी तरंग है? प्रगामी तरंग है। प्रगामी तरंग का मतलब होता है ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है और प्रगामी तरंगें है। ठीक है, इनमें ऊर्जा जो होती है वो किसके द्वारा संचरित होती है? ऊर्जा और जो होती है वो किसके द्वारा संचरित होती है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है। किसमें होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में होता है। तो ये प्रगामी तरंगें भी है, ये प्रगामी तरंगें भी है और ये अनुप्रस्थ तरंगें भी है। तो आपसे कोई पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी तरंग है तो आपको बताना पड़ेगा ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये प्रगामी तरंगें हैं। अच्छा, इसमें यह पूछा जाए कि बताइए इनकी जो चाल होती है, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है ये किस चाल से चलती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग होता है ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग होगा, इसकी जो चाल होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी। इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये जरूर आप ध्यान रखो, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इनकी जो चाल होती है वो किसके बराबर होगी? प्रकाश की चाल के बराबर। तो प्रकाश की चाल के समान। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के समान होती है। और प्रकाश की चाल कितनी लिखी जाती है? ये प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल कितनी लिखी जाती है? c। और c का मान कितना होता है? c का मान होता है 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड जो मान आता है c का, ये किस में आता है? ये आता है निर्वात में। किस में आएगा? निर्वात में। तो ये जरूर ध्यान रखना, निर्वात मतलब ऐसी जगह जहां पर हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ठीक है, कोई कण भी नहीं है, तो वो निर्वात आएगा। तो निर्वात में जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है या प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका गामा रे, एक होता है एक्सरे, एक होता है अल्ट्रावायलेट, एक होता है दृश्य प्रकाश, एक होता है आपका इंफ्रारेड, एक होता है माइक्रोवेव, एक होता है रेडियो वेव। ठीक है, ये होती है। इनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य एक्सरे गामा रे की होती है। ठीक है, और दृश्य प्रकाश में दृश्य प्रकाश कैसी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश कहां से कहां तक होती है? 3800 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है या 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें 7 रंग होते हैं बैंगनी से लेकर के लाल तक, VIBGYOR विबग्योर, जिसको जो ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
इसकी जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 3 चीजें होती है, तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र के कंपन और तरंग चुंबकीय क्षेत्र के कंपन, तीनों एक दूसरे के होते हैं, लंबवत होते हैं। इसलिए कैसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये ऊर्जा का संचरण करती है, किसके रूप में करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करती है, इसलिए ये कैसी तरंग है, ये प्रगामी तरंग है। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं। देखो इसमें तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तरंग से संबंधित, तरंग से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, या हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तरंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है। तो तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि वो क्या क्या चीज होती हैं, और उनको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप उनको नहीं समझोगे तो फिर तरंग का आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो तरंग से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको समझना भी है, जानना भी है, पहचानना भी है। ठीक है, तो वो तरंग से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, ओके आरती मैम गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो तरंग से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, तरंग से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है समझना। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा। सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि तरंग से संबंधित जो डेफिनेशंस है उसमें कुछ डेफिनेशन ऐसी आती है जिसमें एक नाम आता है तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, एक नाम आता है तरंग दैर्ध्य का, एक नाम आता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। तरंग दैर्ध्य या फिर इसको बोला जाता है वेव लेंथ, वेव लेंथ बोला जाता है। तो ये तरंग दैर्ध्य होती है या वेव लेंथ होती है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है, सबसे पहली जो बात है वो यह है कि भाई तरंग जो होती है उसमें एक तरंग दैर्ध्य नाम की चीज होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य नाम की जो चीज होती है, तरंग दैर्ध्य का क्या मतलब होता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई, एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि तरंग जो होती है वो इस तरीके से, जैसे मान लो तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे करके तरंग जा रही है यहाँ पर, तो तरंग को किसके रूप में दर्शाते हैं, सरंग और गर्त के रूप में दर्शाते हैं। जैसे मान लो अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग को जो सरंग और गर्त के रूप में ऐसे दर्शा रहे हैं, तो इसका एक चक्कर हो गया यहाँ से आता, तो एक चक्कर में तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसका क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है इसकी तरंग की, यहां से यहां तक जो लंबाई होती है, इस लंबाई को ही हम बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, इस लंबाई को ही क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। तो यहां से यहां तक जो लंबाई होगी इस लंबाई को ही तरंग दैर्ध्य बोला जाएगा। ठीक है, इसका एक चक्कर यहीं से यहां तक पूरा होता है। ये होता है t बराबर 0, ये होता है t बराबर 0, और ये होता है t/2, और ये होता है कैपिटल T। तो ये इसका एक आवर्त काल होता है। तो एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक डेफिनेशन मैंने और बताई थी, दो क्रमांगत सरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, या दो क्रमांगत गर्तों के बीच की दूरी जो होती है वो भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखो। तरंग दैर्ध्य को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर एक बात ये आती है, इसमें एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं तरंग का वेग, तरंग वेग। तो तरंग जिस वेग से संचरित होती है वही तरंग वेग होगा, तरंग जिस वेग से संचरित होगी वही क्या होगा, तरंग वेग होगा। अब तरंग वेग लिखना है तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या लिखा जाता है बताइए, वेग बराबर क्या लिखा जाएगा, वेग बराबर होता है सर दूरी बटे समय। तो बताइए तरंग जो होती है वो कैपिटल टी समय में, कैपिटल टी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, लैम्ब्डा। तो इसका जो वेग लिखा जाएगा वो v बराबर क्या लिखा जाएगा, v बराबर लिखा जाएगा लैम्ब्डा बटे में टी। तो ये तरंग का वेग हो गया। भाई वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी या विस्थापन, तो दूरी या विस्थापन कितना आ गया, लैम्ब्डा आ गया। ठीक है, और समय कितना आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना ये आ जाएगा। तो इसको अपन तरंग वेग कहते हैं। ठीक है, तो तरंग वेग इस तरीके से लिखा जाएगा।
अब देखिए, आपको यह भी पता है कि तरंग वेग को इस तरीके से लिख दिया। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1/t आवर्त काल का जो व्युत्क्रम होता है, 1/t आवर्त काल का जो व्युत्क्रम होता है, उस व्युत्क्रम को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए उसको अगर फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा और इंटू भी क्या आ जाएगा, एफ, लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा इंटू एफ आ गया। एफ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ को आवृत्ति बोलते हैं। तो ये आवृत्ति आ गया, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो ये इस तरीके से भी आएगा। अब देखिए यहां पर मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि यहां पर एक नंबर एक इस तरीके से आती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है तरंग संख्या। एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है तरंग संख्या। तरंग संख्या, तरंग संख्या, या इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। और वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर। अगर वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वेव नंबर होती है ना, तरंग संख्या जो होती है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। एक तरंग दैर्ध्य में तरंगों की संख्या, ठीक है, या इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या, इसको तरंग संख्या बोला जाता है। और इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू बार बराबर आता है 1/λ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तरंग संख्या। एक यहां पर एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है कोणीय तरंग संख्या। एक आता है जिसको बोला जाता है कोणीय तरंग संख्या, कोणीय तरंग संख्या। कोणीय तरंग संख्या जो होती है, इसको कभी कभी संचरण नियतांक भी कहते हैं। कोणीय तरंग संख्या को क्या कहते हैं, संचरण नियतांक, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। संचरण नियतांक बोला जाता है, या फिर इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। तो ये होता है एंगुलर वेव नंबर, और या फिर इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, ये जो संचरण नियतांक होता है, संचरण नियतांक जो रहेगा, संचरण नियतांक को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, संचरण नियतांक जो रहेगा उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, या एंगुलर वेव नंबर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और के बराबर क्या लिखा जाता है, के बराबर लिखा जाता है 2π/λ। के बराबर क्या लिखा जाएगा, 2π/λ। तो ये जो के बराबर 2π/λ, ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, के बराबर 2π/λ, इस के को ही बोला जाता है कोणीय तरंग संख्या। और कोणीय तरंग संख्या को लिखा जाता है 2π/λ। ठीक है, इसका मात्रक होता है रेडियन पर मीटर, इसका मात्रक होता है पर मीटर, क्योंकि लैम्डा का मात्रक पर मीटर में आता है, मीटर दूरी है। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो मीटर में आता है, क्योंकि लैम्डा क्या है, दूरी है। लैम्डा क्या है, दूरी है, तरंग द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये आपकी लैम्डा होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो इसको के को ऐसे लिखा जाएगा, के बराबर 2π/λ। अब यहां पर एक वर्ड और आता है जिसको कहा जाता है कोणीय आवृत्ति। एक वर्ड क्या आता है, कोणीय आवृत्ति, या इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसको बोला जाएगा कोणीय आवृत्ति। तो ये जो आपकी कोणीय आवृत्ति होती है, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/f। ओमेगा बराबर होता है 2π/f। f क्या है, f यहाँ पे आवृत्ति है। तो आवृत्ति में अगर 2π का गुणा कर दोगे, तो आवृत्ति में 2π का गुणा कर दे, यहाँ पे बन जाएगा कोणीय आवृत्ति। और कोणीय आवृत्ति को इस तरीके से लिखा जाता है, ओमेगा बराबर 2π/f। ओमेगा बराबर क्या लिखा जाएगा, 2π/f लिखा जाएगा। ठीक है, और जो आपकी f होती है, f को बोला जाता है आवृत्ति। ये जो आपकी f होती है, इस f को ही क्या बोला जाएगा, आवृत्ति बोला जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आवृत्ति के बाद। आवृत्ति जो होती है वो इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या होती है, आवृत्ति। और आवृत्ति को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, इकाई समय में, तरंग द्वारा इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो तरंग द्वारा इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या जो होती है वो आवृत्ति होती है। और आवृत्ति को f लिखते हैं, स्मॉल f। ठीक है, और स्मॉल f बराबर क्या आता है, स्मॉल f बराबर आता है 1/t। स्मॉल f बराबर क्या आएगा, 1/t। और t को क्या बोला जाएगा,
टी को बोला जाएगा आवर्तकाल। टी को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना टी, टी को क्या बोला जाएगा? टी को बोला जाएगा मेरे भाई आवर्तकाल। तो टी यहां पर आवर्तकाल होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है वही आपका आवृत्ति होता है। तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है। तो इस तरीके से देखो 1/t की जगह आपने f लिख दिया, 1/t की जगह क्या आ गया? f आ गया। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखो यहां पर जो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो वेग का जो फॉर्मूला बन रहा है v बराबर λ/t या λ/f, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2π का आप ऊपर गुणा कर लो, 2π का नीचे गुणा कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π का गुणा ऊपर कर दो और 2π का गुणा अगर नीचे कर दो तो λ/f, और ऊपर 2π करोगे तो ऊपर 2π करोगे तो इस तरीके लिखा जा सकता है λ/2π, और इनटू में क्या लिखा जाएगा? 2π × f, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 2π से 2π कट जाएगा, आपस में गुणा किया तो 2π के ऊपर 2π के नीचे गुणा किया। तो ये जो 2π × f होता है, ये जो 2π × f होता है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ओमेगा। क्या बोला जाएगा? ओमेगा। और ये जो 2π/λ होता है, इसको बोला जाएगा k। तो फिर आपका जो फॉर्मूला है ये वाला जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा ω/k। ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर ω/k, ω/k बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ω/k। तो v बराबर क्या आ जाएगा? ω/k। तो आपका जो तरंग वेग होता है, तो तरंग वेग का फॉर्मूला ये भी बनता है v बराबर ω/k। तो तरंग वेग का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v बराबर ω/k। तरंग वेग का एक फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर ω/k। तरंग वेग का एक फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर λ/t, v बराबर λ/t। और तरंग वेग का एक फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर λ/f, v बराबर λ/f। तो ये बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर λ/f या v बराबर λ/t, और एक फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर ω/k। और k बराबर क्या होता है? k बराबर होता है 2π/λ। k बराबर क्या होता है? 2π/λ। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसमें कितनी डेफिनेशन है। देखो, एक है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होती है तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी। तो 0 से लेकर के t तक जितनी तरंग चलती है, ये जितना विस्थापन करती है, इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। तो ये तरंग दैर्ध्य होती है, इसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक आएगा, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक आएगा, ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा। तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? देखो, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का जो मात्रक होता है, लैम्ब्डा का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। लैम्ब्डा का मात्रक क्या लिखा जाएगा? मीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, वेग का मात्रक क्या आएगा? वेग का मात्रक आएगा मीटर पर सेकंड। वेग का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोणीय आवृत्ति का मात्रक क्या आएगा? कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड। कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक आएगा, इसका मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड मात्रक। ऐसा ही मात्रक है इनके, तो इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पे ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति में देखो क्या आ रहा है? 1/t। 1/t, तो t का मात्रक क्या है? सेकंड। t समय है, तो इसका f का मात्रक क्या आएगा? 1/सेकंड। तो आवृत्ति का जो मात्रक आ जाएगा, इसका जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा 1/सेकंड। ठीक है, या प्रति सेकंड, इसको बोला जाएगा 1/सेकंड, या 1/सेकंड को हम बोल सकते हैं प्रति सेकंड। तो इसको ये आ जाएगा प्रति सेकंड या 1/सेकंड। अब देखो यहाँ पर इसका मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक आएगा 1/मीटर। तो ये जो है ना, ये वेव नंबर है। वेव नंबर का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? पर मीटर या प्रति मीटर। तो इसका मात्रक आएगा 1/मीटर, या इसको क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है प्रति मीटर या मीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स। ऐसे ही इसका जो मात्रक आएगा, इसको क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को बोलते हैं हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स जो वर्ड है ना, इस सेकंड इनवर्स जो वर्ड है, इसको ही क्या बोला जाता है? सेकंड इनवर्स वर्ड को बोलते हैं हर्ट्ज। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज, हर्ट्ज को HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर्ट्ज। तो इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। क्लियर? तो ये रहे इसका मात्रक क्या आएगा? प्रति मीटर। और कोणीय तरंग संख्या, इसका मात्रक क्या आ जाएगा? देखो, इसका आएगा रेडियन और इसका आएगा पर मीटर। तो इसका मात्रक आएगा रेडियन पर मीटर।
रेडियन प्रति मीटर। तो ये इसका मात्रक आ जाएगा, रेडियन प्रति मीटर। तो ये इसका मात्रक होता है, किसका मात्रक आ गया, के का मात्रक। तो के का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, रेडियन प्रति मीटर, रेडियन प्रति मीटर। ठीक है, तो ये जितने भी मात्रक हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए कि किस किस का मात्रक क्या क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक के आधार पे भी आप बता सकते हो कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक अगर मीटर आ रहा है तो ये दूरी है, तरंग वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये वेग है, कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक आ रहा है वो रेडियन पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक जो आ रहा है वो पर सेकंड आ रहा है, पर सेकंड मात्रक को हर्ट्ज भी कहते हैं, पर सेकंड को क्या बोला जाता है, हर्ट्ज बोला जाता है। तरंग संख्या का मात्रक क्या आ रहा है, पर मीटर आ रहा है। ठीक है, और कोणीय तरंग संख्या का मात्रक क्या आ रहा है, रेडियन पर मीटर आ रहा है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं, ये है। ठीक है, तो आप देखो तरंग वेग का जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तरंग वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा जा रहा है, तरंग वेग का फॉर्मूला या तो ये लिखा जा रहा है लैम्डा इंटू एफ, और या तरंग वेग का फॉर्मूला लिखा जा रहा है, इसको याद कर लेना आप, है ना। तरंग वेग का फॉर्मूला या तो लैम्डा इंटू एफ लिखा जा रहा है, या तरंग वेग का फॉर्मूला लिखा जा रहा है ओमेगा अपॉन के। तो तरंग वेग का जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है वो क्या लिखा जा रहा है, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, और या फिर इसका फॉर्मूला लिखा जा रहा है लैम्डा इंटू एफ। और लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, और एफ क्या है यहाँ पर, एफ यहाँ पर आवृत्ति है, एफ यहाँ पर आवृत्ति है। तो ये डेफिनेशंस आप जरूर से जरूर याद रखोगे। क्लियर है, तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बिठा लो दिमाग में। ठीक है, सहजता से। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके अब देखिए इससे आगे जो पॉइंट आता है, इससे आगे पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि भाई आपके पास तरंग के बारे में डिस्कशन हो गया आप। ठीक है, तरंग के बारे में जो डिस्कशन हो गया आपका। ठीक है, तो तरंग में जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी आपको बता दी कि तरंग में जो डेफिनेशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपको बता दिया। अब इसमें ये रहेगा कि तरंग का जो समीकरण आता है, तरंग का जो समीकरण आता है वो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो तरंग के समीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई तरंग का जो समीकरण है वो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये आएगा कि जो आपकी तरंग होती है, तरंग का समीकरण, अगर हम तरंग का समीकरण देखें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, तरंग का समीकरण। तो देखो भाई आपका जो तरंग का समीकरण आता है वो किस तरीके से लिखा जाए। तरंग के समीकरण से बहुत सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो तरंग का जो समीकरण है वो क्या लिखा जाता है, तरंग का समीकरण इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम यहां पे लिखें तरंग का समीकरण, तो तरंग का समीकरण ऐसे लिखा जाता है, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये तरंग का समीकरण लिखा जा रहा है। अगर कहीं पर तरंग का समीकरण इस तरीके से लिखा जा रहा है y बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये यहां पर ये बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ना के के बारे में आपको पता लग गया। के क्या है, के जो है वो क्या है, संचरण नियतांक। के क्या है, संचरण नियतांक या तरंग संख्या, अभी बताई थी। तो ये संचरण नियतांक है या ये तरंग संख्या है। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और ये संचरण नियतांक है। ठीक है, और ये x क्या बता रहा है, x बता रहा है तरंग संचरण की दिशा। x क्या है, तरंग संचरण की दिशा जिस अक्ष में हो रही है उस अक्ष को बता रहा है। तो तरंग संचरण का अक्ष x क्या है, ये बता रहा है तरंग संचरण का अक्ष। तो तरंग संचरण का अक्ष कौन सा है, मतलब किस दिशा में x अक्ष के अनुदिश तरंग बह रही है, या y अक्ष के अनुदिश तरंग जा रही है, या z अक्ष के अनुदिश तरंग जा रही है, तो वो तरंग संचरण का जो अक्ष होता है वो x से बताया जाता है। और ये t जो है वो किसी समय t जो है वो उस समय पर कण के उस समय पर बताएगा कि मतलब जिस समय पर आप कण का विस्थापन चेक कर रहे हो उस समय को बताएगा। तो t क्या है, t, क्योंकि इसमें क्या होता है जब तरंग संचरित होती है ना तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, तो किस समय पर आपने कंपन को चेक किया है वो समय आपका t होगा। ठीक है,
और यहां पर ए क्या रहेगा, ए क्या बताएगा, ए जो बताएगा वो आएगा आयाम, ए क्या आएगा आयाम। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। देखो यहां पे बताया आपको, इस वाली स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया अनुप्रस्थांग वाली स्लाइड में कि ये वाला जो यहाँ पे जो बताया ना, ये माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है इसको ही हम आयाम कहते हैं। तो माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन आता है इसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये जो आयाम आ रहा है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो इसको हम ए कहते हैं आयाम। तो आयाम जो होता है वो ये होता है कि सुरंग कितना ऊंचा गया मैक्सिमम, ठीक है, तो ये आयाम रहेगा। तो यहां पर जो बताया जा रहा है, यहां पर जो हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ए क्या है, ए जो है वो आयाम है माध्य स्थिति अधिकतम विस्थापन, ठीक है। और ये वाई क्या है, वाई जो है वो कंपन की दिशा को बता रहा है कि तरंग जब संचरित हो रही है तो उसमें माध्यम के जो कण है वो कण किस दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो ये कंपन की दिशा को बता रहा है, कंपन की दिशा। तो कंपन की दिशा को ये बता रहा है, ठीक है। और ये आयाम को बता रहा है, ये कोणीय आवृत्ति को बता रहा है, ये संचरण की अक्ष को बता रहा है कि एक्स में जा रही है, वाई में जा रही है, जेड में जा रही है, और ये संचरण नियतांक को बता रहा है। क्लियर है, ये वाली बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई समीकरण दे देगा उसमें पूछेगा कि बताइए ओमेगा का मान कितना है, के का मान कितना है, एफ का मान कितना है, ए का मान कितना है, तो वो सारी बातें यहां से आप निकाल सकते हो। तो एक सवाल इसके ऊपर इस तरीके का बनता है जिसमें ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये क्या चीज है, ये पूरा पूरा जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है जिसको मैंने व्हाइट कलर के दीर्घवृत्त में बंद कर दिया है, ये वाली जो चीज है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस पूरी ओमेगा टी माइनस के एक्स को बोलते हैं कला, इसको बोला जाता है कला, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेज, कला, ठीक है। तो ये कला होती है या फेज होती है। तो तरंग की कला क्या है यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। के क्या है संचरण नियतांक है, एक्स क्या है तरंग संचरण का एक्सिस है, अक्ष है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए क्या है एम्पलीट्यूड है, और वाई क्या है कंपन की दिशा है कि कण का कंपन किस दिशा में हो रहा है, कण के कंपन की दिशा, या हम कह सकते हैं माध्यम के कण के कंपन की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, कंपन की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा ये होती है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वाई क्या है, ए क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, एक्स क्या है, के क्या है, ओमेगा क्या है। क्लियर है, अरे बोलो हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक पॉइंट आप देखो यहां पर एक पॉइंट आपको ये नोटिस करना है, यहां पर एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो कहीं पर भी इस तरीके का कोई समीकरण आ जाए, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और कहीं पर ऐसे आ जाए y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहां पे पूछ ले बताइए तरंग कौन सी दिशा में जा रही है। तो यहां पे एक बात जरूर ध्यान रखोगे, तरंग के संचरण की दिशा के बारे में अगर डिस्कशन आ जाए तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि इसका साइन और इसका साइन दोनों का साइन सेम है, दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो तरंग माइनस एक्स में जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों का चिन्ह अगर सेम है, दोनों प्लस के, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो सेम साइन है, सेम चिन्ह है, सेम साइन है, दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों का चिन्ह प्लस का है, दोनों का चिन्ह माइनस का है, या सेम है, ठीक है। सेम का मतलब या तो प्लस का दोनों का या माइनस का दोनों का। तो तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तो तरंग की जो दिशा होगी वो माइनस एक्स में आएगी, यहां पे एक्स लगा हुआ है तो तरंग की जो दिशा आएगी वो आएगी माइनस एक्स में, माइनस एक्स में, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, यहां पे देखो, यहां पे नीचे वाले में क्या आ रहा है, यहां पे दोनों के साइन अलग अलग है, इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है। अगर साइन अलग है, साइन डिफरेंट, साइन क्या हो गए डिफरेंट, तो अगर साइन डिफरेंट है दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक का प्लस का है एक का माइनस का है, तो अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे कि तरंग जो होगी, तरंग जो होगी वो कौन सी दिशा में जाएगी, तो तरंग जाएगी एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब क्या है एक्स दिशा में, तो यहां पे माइनस लग रहा है,
और ये प्लस लग रहा है, तो ये दोनों के चिन्ह अलग है, तो तरंग प्लस एक्स में जाएगी, तो तरंग की दिशा प्लस एक्स आएगी। तरंग की दिशा क्या आएगी, यहां पर प्लस एक्स आएगी। अगर यहां पे वाई होता तो प्लस वाई आती, यहां पे वाई होता तो माइनस वाई आती, यहां पे जेड होता तो माइनस जेड आता, यहां पे जेड होता तो यहां पे प्लस जेड आता। ठीक है, और कंपन कौन सी दिशा में हो रहे हैं, कंपन वाई में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपन वाई में हो रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं। क्लियर है, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, अच्छा इसमें एक बात और बताते हैं, एक बात और देखो नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। अगर मान लो कोई तरंग है और तरंग के समीकरण में आपने y ऐसे लिख दिया, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप बताइए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें आप बताइए तरंग कौन सी दिशा में जाएगी। अगर मैंने इसमें पूछ लिया कि बताइए तरंग कौन सी दिशा में जाएगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा। इसमें आपका आंसर रहेगा कि सर इसमें तरंग जो होगी, इसमें दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक का प्लस का है और एक का माइनस का है। ओमेगा टी का चिन्ह कैसा है, प्लस का, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो सर ये फिक्स है कि तरंग एक्स में जाएगी। तरंग संचरण की दिशा किधर होगी, एक्स। तो तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा तो सर पता लग गया, तरंग संचरण की दिशा किधर होगी, ये होगी प्लस एक्स। तो तरंग संचरण की दिशा प्लस एक्स होगी, तरंग संचरण की दिशा किधर होगी, प्लस एक्स। ओके, और यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से क्या मिल रहा है, यहां से y दिख रहा है हमको, y दिख रहा है, तो y के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, सर कंपन किधर होंगे, कंपन की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, कणों के कंपन की, तो माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, तो कंपन की दिशा कहां होगी सर, कंपन की दिशा सर y में होगी, तो कंपन की दिशा होगी प्लस माइनस y में। तो बताइए कंपन y में हो रहे और तरंग x में जा रही है। अब पूछा जाए बताओ ये तरंग कौन सी नेचर की है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। सोचो, ये तरंग का समीकरण से अगर आपको देखना हो कि भाई तरंग किस में जा रही है, x में, और कंपन किस में हो रहे हैं, y में, मतलब यह है कि तरंग जा रही है x में, तरंग जा रही है x में। तरंग के संचरण की दिशा कहां है, तरंग के संचरण की दिशा जो है वो है x। तो तरंग तो इस तरीके से जा रही है, तरंग जा रही है x में, और कंपन किस में हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं y, कंपन किस में हो रहे हैं, y में। ठीक है, कंपन इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो तरंग संचरण की दिशा ये होगी और कंपन जो हो रहे हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं, तो कंपन इस तरीके से हो रहे हैं। तो आप बताइए सोच के, कंपन कौन सी दिशा में हो रहे हैं, y में, क्योंकि x की लंबत y होती है। तो आप बताइए ये अगर x है और कंपन अगर y में हो रहे हैं इस तरीके से, कंपन y दिशा में हो रहे हैं, तो ये कौन सी तरंग हो जाएगी, ये वाली जो तरंग हो जाएगी ये हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। तो ये तरंग कौन सी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि तरंग की नेचर कैसे होगी। तो इन्हीं के आधार पर तरंग की नेचर भी बताई जा सकती है, ये अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्ध्य होगी, इस समीकरण के आधार पर बता सकते हैं। अगर मान लो इस तरीके कोई समीकरण आ जाए, इस तरीके कोई समीकरण आ जाता है, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मान लो इस तरीके से आ जाता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के वाई, अगर ऐसा आ जाता तो यहां पे देखो, यहां पे आप क्या कह दोगे, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के वाई, ये आ गया आपका। तो आप बताइए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तरंग संचरण की दिशा किधर है, तो तरंग संचरण की दिशा कहां होगी, y में होगी, क्योंकि यहां पे y आ गया अंदर, तो y आ गया। अब दोनों के चिन्ह देखो, एक का चिन्ह किसका है, प्लस का है, दूसरे का चिन्ह भी किसका है, प्लस का है, तो दोनों के चिन्ह सेम है, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो तरंग संचरण की दिशा किधर होगी, तरंग संचरण की दिशा होगी माइनस की वाई। तरंग संचरण की दिशा किधर होगी, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, माइनस की वाई, माइनस की वाई में होगी। और यहां पे देखो, यहां पर अगर हम कहते हैं कंपन की दिशा किधर होगी, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन, तो माध्यम के कणों के कंपन की दिशा क्या होगी, तो माध्यम के कणों के कंपन होंगे प्लस माइनस वाई में, माध्यम के कणों के कंपन कहां होंगे, प्लस माइनस वाई में। तो कंपन की दिशा हो गई वाई और संचरण की दिशा भी हो गई वाई। देखो संचरण भी माइनस वाई में हो रहा है और कंपन भी प्लस माइनस वाई में हो रहे हैं, तो बताइए कौन सी तरंग हो गई,
क्या कह रहा है कि भाई तरंग किस में जा रही है, तरंग जो है वो किस में जा रही है, तरंग जो है जा रही है वो जा रही है वाई में, ठीक है। तो तरंग संचरण की दिशा माइनस वाई होगी, तो माइनस वाई मान लो ऐसे होगी, तो ये तरंग इसमें जा रही है। और कंपन भी किधर हो रहे हैं, कंपन भी प्लस माइनस वाई में हो रहे हैं, तो कंपन भी ऐसे हो रहे हैं, तरंग ऐसे जा रही है और कंपन जो हो रहे हैं वो भी ऐसे हो रहे हैं, ऊपर नीचे कंपन इस तरीके से हो रहे हैं। तो बताओ तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन हो रहे हैं, तरंग ऐसे जा रही है माइनस वाई में और कंपन भी ऐसे ही हो रहे हैं, तो कंपन भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो बताइए कौन सी तरंग हो गई, ये वाली तरंग की नेचर कौन सी हो गई, तरंग की प्रकृति क्या हो गई। तो यहां पर जो तरंग की प्रकृति हो गई वो हो गई अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग, तो समीकरण को देख करके ही ये बताया जा सकता है कि ये तरंग अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्ध्य होगी, ये तरंग अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्ध्य होगी। किस आधार पर बताया जा सकता है, समीकरण को देख के ही बताया जा सकता है कि कंपन के दर हो रहे और तरंग का संचरण कौन सी दिशा में हो रहा है, उसी के आधार पर बता सकते हैं। अगर एक दूसरे के लंबवत है तो अनुप्रस्थ, और एक ही दिशा में हो रहा है मतलब यहां भी वाई आ गया यहां भी वाई आ गया, तो अंदर भी वाई बाहर भी वाई, अंदर भी एक्स बाहर भी एक्स, अंदर भी वाई बाहर भी वाई, अगर एक जैसा आता है तो आप कहोगे अनुदैर्ध्य है। और अगर अंदर आ रहा है एक्स बाहर आ रहा है वाई, तो मतलब एक दूसरे के लंबवत आएंगे, लंबवत आएंगे तो कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर है, तो समीकरण के आधार पर बता सकते हो प्रकृति के बारे में। ऑलराइट, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप करिए, ठीक है। बताइए, अगर हम एक क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई हमारे पास क्या है, y बराबर लिखा हुआ है 5 sin 100 पाई t माइनस 10, ठीक है, ये हमारे पास लिखा। तो y बराबर क्या है, 5 sin 100 पाई t माइनस 10x, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम अब यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं, यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए इस समीकरण को देख करके, इस समीकरण को देख करके सबसे पहली बात तो आपको क्या बताना है, सबसे पहली बात इसमें आयाम का मान बताओ, आयाम का मान क्या होगा। दूसरी बात क्या बतानी है, दूसरी बात आप इसमें ओमेगा का मान बताओ कितना आएगा। तीसरी बात क्या बतानी है, तीसरी बात आप इसमें बताओ के का मान कितना आएगा। चौथी बात क्या बतानी है, आप इसमें तरंग दैर्ध्य का मान बताओ कितना आएगा। पांचवी बात क्या बतानी है, आप इसमें फ्रीक्वेंसी का मान बताओ कितना आएगा। छठी बात क्या बतानी है, आप इसमें वेव नंबर का मान निकालो कितना आएगा, तरंग संख्या का मान, ठीक है, ये मान निकालो कितना आएगा। अगली बात क्या बतानी है, अगली बात आपको बतानी है, आप इसमें तरंग की नेचर बताओ, संचरण की दिशा बताओ। पहले तो संचरण की दिशा किधर आएगी, संचरण की दिशा बताओ क्या आएगी संचरण की दिशा, तो आपको इसमें संचरण की दिशा बतानी है क्या आएगी। और अगला है कि आपको इसमें तरंग की प्रकृति बतानी है, ठीक है। 7 और 8 में क्या है, तरंग की प्रकृति, तरंग किस टाइप की है, तरंग की प्रकृति आपको अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, तो ये सवाल है, इस सवाल का आंसर करना है। तो देखिए कितनी आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले बताइए तरंग को कैसे लिखा जाता है, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, y बराबर क्या लिखा जाता है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर मैं यहां पे तरंग को लिखूंगा तो तरंग को क्या लिखा जाएगा, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर इसके जैसा लिखूं तो क्या लिखूंगा, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैंने इसके फॉर्मेट में लिखा तो इस तरीके से लिख दिया, तो आपको देखकर ही पता लग गया कि भैया साइन के आगे ए है, साइन के आगे 5 है, तो आयाम, आयाम मतलब ए का मान कितना आ गया, आयाम मतलब ए का मान आ गया 5, देखते ही पता लग गया आयाम ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगला कह रहा है ओमेगा, टी का गुणांक क्या है, ओमेगा, यहां पर टी का गुणांक क्या है, यहां पर टी का गुणांक है 100 पाई, 100 पाई। तो यहां से ये देख के ही पता लग गया कि ओमेगा का मान कितना आ गया, ओमेगा का मान मतलब कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति का मान आ गया 100 पाई, ये कोणीय आवृत्ति आ गई। यहां पर x का गुणांक क्या है, k है, यहां पे x का गुणांक क्या है, 10 है, यहां पे x का गुणांक क्या है, 10 है। तो इसको देखकर ही पता लग गया k का मान क्या होता है, k बराबर क्या होता है,
के बराबर होगा यहाँ पर 10, तो के मतलब संचरण नियतांक, संचरण नियतांक का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। वेरी गुड, तो ये पता लग गया, सही है। अब आपको क्या निकालना है, लैम्डा, लैम्डा निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर अगर 10 आ गया तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 10, 2 पाई अपॉन 10 आ जाएगा। 2 पाई अपॉन 10 का मतलब पाई बाई 5, तो ये पाई बाई 5 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान ये आ जाएगा, लैम्डा भी हो गया, ठीक है। इससे आगे क्या पूछा है, इससे आगे पूछा आवृत्ति एफ का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि ओमेगा का मान कितना आ रहा है 100 पाई, ओमेगा का मान अगर 100 पाई आ रहा है तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ बराबर कितना आ गया, 2 पाई एफ बराबर आ गया 100 पाई, ये आ गया। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 50, तो एफ का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो सब एफ का मान भी हो गया, एफ का मान भी कितना आ चुका है 50 आ चुका है। अब आपसे पूछा है वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है सर 1 अपॉन लैम्डा। तो वेव नंबर बराबर क्या आएगा, वेव नंबर बराबर आएगा 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा कितना आएगा, वेव नंबर अगर निकालोगे तो 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है पाई बाई 5, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा पाई बाई 5, और पाई बाई 5 तो इसका मतलब वेव नंबर अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन पाई, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन पाई, तो ये वेव नंबर आ गया। अब आता है संचरण की दिशा किधर आएगी, तो संचरण की दिशा देख लो, मैंने क्या बताया था, यदि दोनों के चिन्ह सेम आ रहे हैं तो माइनस की आएगी, और दोनों के चिन्ह अगर अपोजिट आ रहे हैं तो प्लस की आएगी। तो दोनों के चिन्ह क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, और एक्स है अंदर तो किधर आएगी प्लस एक्स, तो संचरण की दिशा क्या आएगी प्लस एक्स आएगी, तो संचरण की दिशा पॉजिटिव एक्स आएगी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है तरंग की प्रकृति, तरंग की प्रकृति कैसी होगी, अनुदैर्ध्य होगी या अनुप्रस्थ होगी, तरंग की प्रकृति पूछा है अनुदैर्ध्य होगी या अनुप्रस्थ होगी। तो आप बताइए तरंग की प्रकृति अगर बतानी है अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, तो अनुदैर्ध्य बतानी है अनुप्रस्थ बतानी है, तो कैसे बताओगे, यहां पर आप क्या कहते हो तरंग की प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे संचरण कौन सी दिशा में हो रहे हैं, वाई में, और इसमें संचरण की दिशा क्या है एक्स, और कंपन किस में हो रहे हैं वाई में, तो दोनों क्या है एक दूसरे के लंबा, तो संचरण की दिशा है एक्स और कंपन किस में हो रहे हैं वाई में, तो कंपन है वाई में, कंपन किस में हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं वाई में, ठीक है। तो मैं आप क्या बोल सकता हूं कि साहब कंपन हो रहे हैं वाई में, कंपन हो रहे हैं प्लस माइनस वाई में, और संचरण किधर हो रहा है, संचरण की दिशा क्या आ रही है, संचरण की दिशा या तरंग के संचरण की दिशा, तो संचरण की दिशा किधर आ रही है, तरंग के संचरण की दिशा जो आ रही है वो किधर आ रही है, तरंग के संचरण की दिशा आ रही है एक्स में, तो ये होगी एक्स में। तो क्या ये दोनों दिशा एक दूसरे के लंबत है, क्या एक्स और वाई एक दूसरे के लंबत होती है, क्या एक्स और वाई एक दूसरे के लंबत होती है, यस एक दूसरे के लंबत होती है। अगर एक दूसरे के लंबत होती है तो प्रकृति कैसी हुई अनुप्रस्थ, तो प्रकृति कैसी हुई अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तरंग का पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। अगला वाला पार्ट हम पार्ट 2 कल लेके आएंगे, ठीक है। आगे वाला डिस्कशन करेंगे जिसमें मेन डिस्कशन जो होगा वो ध्वनि तरंग के बारे में होगा, और फिर ध्वनि तरंग के बाद तरंगों का अध्यारोपण होगा, ठीक है। और अध्यारोपण होने के बाद डॉपलर इफेक्ट होगा। तो लगभग 2 क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।